साथियों नमस्कार। मिशन सक्सेस अनूपगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में अपनों ने पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि कल भी हमने बात की थी कि गणित का रिजल्ट हमें बेस्ट देना है। कक्षा 8, 10 और 12 में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी इन तीनों विषय में हमें अपना बेस्ट देना है। उसके लिए मिशन सक्सेस हमने चलाया है। तो कल वाला टॉपिक था एचसीएफ तथा एलसीएम। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो प्रश्न कर लिए होंगे। कुछ प्रश्न दिए थे वो भी आपने घर पे प्रैक्टिस की होगी। उसी दरमियान हम इस टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं, तो चर्चा करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। आज के हमारा पहला प्रश्न है 6, 72 और 120। इन तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तीन संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। ये मान लो बोर्ड की परीक्षा में आ गया, 1 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का, तो कैसे हल करेंगे? अगर ऑप्शन वाले बहुविकल्पात्मक प्रश्न में आ गया तो कैसे करना है, अगर सीधा आ गया तो कैसे करना है? तो देखिए, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने लिख लेते हैं अलग अलग। 6, 72, 120। सबसे पहले 6 में किसका भाग जाता है? 2 का। 2 3 6, 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 3। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3। इसी तरह 72 के पीछे 2 है, यानी कि एक सम संख्या है, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले भाग दिया 2 3 6, 2 6 12। आगे और भाग दे दिया 2 एकम 2, 2 8 16। फिर से भाग दिया 2 9 18। अब 9 में 3 का भाग जाता है, तो 3 3 9 और 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 72 के हुए 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 बार तो 2 आ गए और 2 बार आ गए 3। तो कैसे लिखेंगे इसको? 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 2। इसी प्रकार से आगे 120। 120 के पीछे 0 है, यानी कि एक सम संख्या है, यानी कि 2 से भाग जाएगा। एक होता है जिस संख्या का इकाई का अंक 0,5 हो तो उसमें 5 का भाग अवश्य जाता है, तो 2 का भाग और दे दिया। 2 6 12। अब फिर से 0 आ गया। 2 3 6 30, 2 एकम 2 और 2 5 10। अब आ गया 15, तो इसमें 3 का भाग दे लेते हैं। 3 5 15 और 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 5। तो 120 बराबर 2 की गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, यानी कि 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा में 3 गुणा में 5। तो ये हुए इनके अभाज्य गुणनखंड। आपसे अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछ ले कि इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो 6, 72 और 20 के, तो इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले 6 में 2 का भाग दिया, 2 3 6, फिर 3 एकम 3। इसी तरह से 72 का और इसी तरीके से 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसके तो है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, और 120 की है 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा में 5। ये तो है अभी अभाज्य गुणनखंड। तो इसके बाद इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। कल भी हमने चर्चा की थी एचसीएफ और एलसीएम पर। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हो 6, 72, 120। अब सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3। और 72 के कितने? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, और 120 के 2 की घात 3
गुणा में 3 गुणा में 5। अब बताओ इनमें कॉमन क्या है? इसमें भी 2 एक बार कॉमन है, इसमें भी 2 एक बार कॉमन है और इसमें भी कॉमन आ रहा है। इसके अलावा इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, यानी 2 गुणा 3, 2 3 6। इसके बाद आगे एलसीएम। एलसीएम में क्या चर्चा हुई थी? जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसे एक बार लिखा, 2 और 3 बार बार रिपीट हो रही है तो इसे एक बार लिख दिया। इसके बाद 2 गुणा 3। उसके बाद बची हुई संख्याएं 2 की घात 2 गुणा में 3। उसके बाद 2 की घात 3 आ चुकी है, 2 की घात 3 आ चुकी है, 3 2 बार आ गया तो इसमें 3 एक बार आ रहा है, गुणा में 5। अब इसका गुणा करना है भाई, 2 3 6, 6 गुणा 2 का वर्ग 4 गुणा 3 गुणा में 5, यानी 360। तो इसका एलसीएम कितना आया? 360। इस प्रकार से हम अनेक सारे प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे एक आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि 6 72 120, इसका एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात किया तो आप वो भी निकाल सकते हो, और भी किसी भी तरीके के प्रश्न आ जाए। ये तो थे नॉर्मल प्रश्न। अब इसके बाद अपने आगे चर्चा करते हैं। आगे आज अपने करेंगे अगर तक चर और अचर पद साथ दिए हो, साथ में दिए हो एचसीएफ व एलसीएम में जब चर तथा अचर पद, चर तथा अचर पद अचर पद साथ में दे रखे हो। अब मान लो चर पद कौन सा होता है? ऐसा पद जिसका हमें मान पता हो। अचर पद हमारी गिनती 1 2 3 4 5। अब पहला प्रश्न है, मान लो आपसे कहा कि x, y, x² y। ये पिछली बार एग्जाम में आया था 1 या 2 साल पहले, तब उसमें ये पूछा था इसका एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो, एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। सीधा सीधा प्रश्न था। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम इनके ना गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले बताओ x का गुणनखंड क्या होगा? x गुणा में 1 या सीधा x। y का क्या होगा? y बराबर y गुणा 1। इसी तरह x² y, x² y को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, x गुणा में y। अब देखो भाई एचसीएफ और एलसीएम, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इनके गुणनखंड, यानी कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना, तो उसके गुणनखंड तो आपको ज्ञात करने ही पड़ेंगे। इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, इनमें जो कॉमन आ रहे हैं, यानी एक जैसी संख्या कौन सी? एक तो x है, x ही एक जैसी, और कोई है? y है? नहीं है। तो परंतु x इसमें नहीं है, तो एचसीएफ कितना आएगा? 1। इसके बाद है एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो रिपीट होने वाली संख्या होती है ना, उसे एक बार लिख देते हैं। अब जैसे ये वाला x इसमें भी है, इसमें भी है, ये रिपीट हो रहा है तो इसे एक बार लिख दिया। उसके बाद क्या बचा? y इसमें रिपीट हो रहा है तो इसमें, तो y को भी एक बार लिख दिया गुणा में। बाद में क्या बचा? x, उससे भी लिख दिया। तो क्या है उत्तर? x² y। यानी कि एलसीएम है ना, एलसीएम में एक ही काम करना होता है, जो संख्या है ना कॉमन हो, उन कॉमन संख्याओं को एक बार लिखना है और बाकी बची संख्या को उसके साथ गुणा करना है। तो जैसे x और x कॉमन थे तो x से मैंने 1x लिख लिया, इसमें y और y कॉमन थे तो 1y लिख लिया, पीछे बचा x, उसे और साथ में गुणा कर दिया, तो उत्तर है x² y। चलो इसके अलावा और भी कई सवाल हैं, वो भी पिछली परीक्षा में आए, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। तो एक प्रश्न आया था x² y, y³ z, y² z² का एलसीएम ज्ञात करो, का
एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या होता है भाई? कॉमन। एलसीएम का मतलब यही होता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी लघुत्तम से लघुत्तम संख्या। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स गुणा में वाई। उसी तरह वाई क्यूब जेड, वाई क्यूब जेड को क्या लिखेंगे? वाई को 3 बार गुणा करना। वाई क्यूब का मतलब क्या हुआ? वाई को 3 बार गुणा करना, गुणा में जेड। उसके बाद आगे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मीन क्या हुआ? वाई को 2 बार गुणा करना, वाई गुणा वाई गुणा में जेड गुणा में जेड। अब देखो एचसीएफ के लिए क्या करना है? सबसे पहले एचसीएफ के लिए एक चीज रखनी, ऐसे चर पद जो तीनों संख्याओं में आ रहा है, तीनों संख्याओं में कोई कॉमन आ रहा है क्या? कोई भी चर y आ रहा है कॉमन, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया y कॉमन, और एक y इसमें कॉमन आ गया। तो ये एचसीएफ तीनों में, एचसीएफ के लिए तीनों में जो कॉमन आ रहा है ना उसको लिखना। एचसीएफ कितना आया? y। उसके बाद आया एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना है? y तो तीनों में कॉमन आ रहा है तो y को एक बार लिख दिया। अब देखना है कि y या x इन दोनों से किसी भी दो संख्या में कॉमन आ रहे हैं क्या? अब x किन्हीं भी दो संख्या में कॉमन आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो x को 2 बार लिख दिया। आगे x भी गया, x भी गया। अब क्या बचा पीछे? y। एक y इसमें कॉमन आ रहा है, एक y इसमें कॉमन आ रहा है, तो y साथ में लिख दिया। उसके बाद अब क्या बचा? z। z भी कॉमन आ रहा है तो z को लिख दिया। उसके बाद क्या बचा? y और z, तो इसको साथ में लिख दिया। अब क्या करना है? अब इनके गिनना है। y x कितनी बार आया? x आया 2 बार, तो क्या हुआ? x स्क्वायर। आगे y कितनी बार आया? 3 बार, तो y क्यूब। आगे z आया 2 बार, तो z स्क्वायर। इस तरीके से अपने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये 2 नंबर का सवाल आए तो आपको ऐसे करना है। अब इसके बाद और भी बहुत से प्रश्न हैं जो मैं कई बार एग्जाम में परेशान भी कर लेते हैं। अब जैसे आपसे ये पूछ लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों में संबंध क्या है? दो संख्याएं दे रखी हो तो आप इनमें संबंध ज्ञात करो। तो संबंध होता है दो संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसी तरह के हम को बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है साथियों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसमें अपने आपको और भी प्रयास करने होंगे। प्रश्न मैं दूंगा आपको और आपको भी आगे हल करने हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है मैं आपसे आशा भी करता हूं कि आप मेहनत कर रहे होंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आज की क्लास अपने यही समाप्त करते हैं। मैं अमन अरोड़ा, सीनियर टीचर, मिशन सक्सेस।